कियारा ने जैसे ही देखा कार ने वेद को टक्कर मारी है, वो शॉक्ड रह गई। उस वक्त वेद नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। उसने लड़की को बचा लिया था। वेद ने लड़की को धीरे से छोड़ा और चेक किया तो पहली टक्कर में लड़की के दोनों पैर टूट चुके थे, लेकिन इस बार उसे चोट नहीं आई थी। वेद धीरे से बड़बड़ाया, शुक्र है ये जिंदा है, लेकिन अब और देर नहीं होनी चाहिए। इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद वेद को आराम से खड़े होते देख भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। ए भाऊ, ये लड़का तो कमाल है, कहा जरा भी घबराया नहीं। अगर ये नहीं होता तो लड़की तो ऊपर निकल लेती। वेद ने तुरंत अपनी छोटी किट निकाली और लड़की के पैरों में 2 जगह एक्यूपंक्चर लगाया और तुरंत ही खून बहना बंद हो गया। इसके बाद वो उस आदमी के पास गया तो उसके सिर में हल्की चोट थी और एक हाथ की हड्डी टूटी थी। वेद ने झटके से उसका हाथ सेट कर दिया। वो आदमी दर्द से चीख पड़ा, अरे मार डालोगे क्या? लेकिन फिर वो आदमी हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसका हाथ ठीक हो गया था। उधर भीड़ में खड़े लोग स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़े। पीकर गाड़ी चला रहा होगा, ऐसे तो सड़क पर आम आदमी जिंदा कैसे रहेगा, बताओ जरा। चलो देखते हैं साले को। तभी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला। एक नौजवान हाथ में लोहे की रॉड लेकर तेजी से लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें नशे में चूर थी। उसे ऐसे देखकर भीड़ में खलबली मच गई। एक बंदा तुरंत आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर और गुस्से में बोला, अबे रुक साले, पहले टक्कर मारी, अब क्या जान से मार डालेगा? पुलिस आती। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस नौजवान ने हाथ झटकाकर धक्का देते हुए धमकी भरी आवाज में कहा, हट जा सामने से, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, आंख खोल के देख। जैसे ही उस बंदे ने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसके हाथ कांपने लगे और वो एकदम पीछे हट गया। तभी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी, अरे ये तो मुंबई का सबसे रईस आदमी मिस्टर सब्बरवाल का बेटा अमन सब्बरवाल है। लोग पीछे हटने लगे। अमन लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे रास्ते में आएंगे तो मरना ही पड़ेगा। उसे अपनी तरफ गुस्से में बढ़ते देख वो लड़की डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने उस लड़की को मारने के लिए रॉड उठाई तो डर से लड़की ने आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज आई, लेकिन चोट उसे नहीं लगी। लड़की ने आंखें खोलकर देखा तो वेद उसके सामने खड़ा था और अमन 2 मीटर दूर जमीन पर गिरा पड़ा हुआ उल्टियां करने लगा। वेद हाथ झाड़ते हुए बोला, तेरे मन में जहर बहुत भरा है, तो सोचा थोड़ा निकाल दूं। ये सुनकर अमन ने मुंह पूछा और फिर उठकर चीखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। वेद मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो एक बार में गंदगी साफ नहीं हुई, चला एक और दे देता हूं तेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। वो बंदा जिसने अमन को पहले रोका था वो वेद के पास आके फुसफुसाया, भाई छोड़ दो, तुम नहीं जानते ये कौन है, इससे पंगा मत लो, बहुत भारी पड़ेगा। वेद सख्त आवाज में कहा, इसने किसी की जान लेने की कोशिश की है और इसे ऐसे ही जाने दें। यह सुनकर अमन अपनी कार के अंदर से नोटों की मोटी गड्डियां निकाल कर लाया और जमीन पर पड़े घायल आदमी के ऊपर गड्डियों की बारिश करते हुए भीड़ से पूछा, बोल मैंने मारा तुझे, किसने देखा, बोल बोलना। जल्दी जमीन पर करीबन 1 करोड़ का ढेर लग गया। वहां खड़ी भीड़ दंग रह गई। वो घायल लड़का पैसे उठाते हुए खुशी से बोला, हम खुद गिर गए थे बाइक से। ये सुनकर लड़की चौंकते हुए चिल्लाई, व्हाट आर यू सेइंग, मेरे पैर में उस लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्से में बोला, अरे इतने पैसे में तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, अब बात यही खत्म करते हैं, ओके बेबी। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, दर्द और बेचैनी से वो बेहोश हो गई। वेद ये सब तमाशा देख रहा था। वो उंगलियां चटकाते हुए बोला, इनकी तो आंखें होने के बावजूद ये अंधे हैं, लेकिन मुझे साफ दिखता है, लालच भी और घमंड भी, और घमंड तोड़ने में मैंने पीएचडी कर रखी है। तभी कियारा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कियारा को देखते ही अमन बोला, ओह कियारा थी, आप इसको जानते हो? तभी ये उछल रहा था, आपका दोस्त है तो छोड़ देते हैं। अमन सीटी बजाते हुए जाने लगा तो वेद झटके से उसके सामने आ गया। तब कियारा ने वेद पर चिल्ला कर कहा, वेद चलो यहां से, उसने पैसे दे दिए ना, और क्या चाहिए, और तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले? ये सुनकर वेद ने तीखी नजरों से कियारा की तरफ देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे बेहोश लड़के के सामने खींचते हुए ले गया। क्या पैसे से जिंदगी खरीद सकते हो? मर्डर करना जायज हो जाएगा? इस लड़की की हालत देखो, पैर टूट गए। ठीक है चलो, मैं भी तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, बदले में अपने दोनों पैर तोड़वा लो। उस लड़की की हालत देखकर और वेद की बात सुनकर कियारा ने नजरें झुका ली। तब वेद बोला, तुम शहर वालों की परवरिश में इंसानियत नहीं होगी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इंसानियत सिखाई है। तब अमन ने फोन निकालकर कॉल करते हुए वेद को मॉक किया, अबे हीरो, बहुत डायलॉग बाजी कर लिया रे, क्या कर लेगा?
मैं तुझे शहर से नहीं इस दुनिया से गायब करवा दूंगा। रुक अभी तेरी हिस्ट्री निकालता हूँ। ये कहकर उसने कॉल पर किसी से कहा, हेलो, कियारा रायजादा के एक दोस्त की हिस्ट्री निकालनी है मुझे आज ही। उसका इतना कहना था कि वेद बिजली सी तेजी से उसके सामने आ गया, उसकी गर्दन पकड़ी और ऐसे ऐसे पॉइंट पर घूंसे मारे कि अमन जमीन पर गिर पड़ा। फिर पलक झपकते ही वो दम घुटने से बेहोश हो गया। कियारा और वहां मौजूद लोग हैरानी भरी आंखों से वेद को देखते रह गए। वेद ने अमन का कॉलर पकड़कर कहा, तेरे जैसे अमन को चमन बनाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, लेकिन इंसाफ का काम उसके रखवाले के हवाले। तभी सायरन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। वेद ने बेहोश अमन को घसीटा और पुलिस के वैन में पटक दिया। अब एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। वेद ने लड़की को गोद में उठाकर स्ट्रेचर पर डाला और फिर सारा मैटर निपटाने के बाद ही वो कियारा की कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे एक संदिग्ध आदमी दिखा, जिसके गले में शायद वही लॉकेट था। लेकिन इससे पहले कि वो गौर से देख पाता, वो आदमी भीड़ में कहीं गुम हो गया। गाड़ी चलाते वक्त कियारा ने अचानक वेद से पूछा, तुम्हें लगता है मैं भी उस अमन सब्रवाल की तरह हार्टलेस हूं, है ना? वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो सच है तो है। यह सुनकर कियारा ने गाड़ी रोकी और अपनी नम आंखों से कहा, मैं तुम्हारी तरह कोई हीरो नहीं हूं। मैं बस अपने पेरेंट्स की कंपनी संभालना चाहती हूं और किसी के मैटर में पड़े बिना सुकून की लाइफ जीना चाहती हूं। इज दिस रॉन्ग? ये सुनकर वेद खामोश रहा, लेकिन उसकी चुप्पी कियारा को और अंदर से तोड़ गई। कियारा वेद के जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी वेद के मुंह से खून निकलने लगा। कियारा सन्न रह गई। वो तो भूल ही गई थी कि अमन की कार से वेद का भी एक्सीडेंट हुआ था। वेद तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलते हैं। वेद ने तुरंत इनकार कर दिया। इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल? इससे 4 गुना खून तो हम एक छोटी सी ट्रेनिंग में बहा देते थे। यह सुनकर कियारा शॉक्ड रह गई। आखिर ऐसी क्या ट्रेनिंग हुई थी वेद की जो ऐसा खून बहना उसके लिए इतना नॉर्मल था? तभी वेद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? ये सुनकर कियारा ने झेंपते हुए कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जियो या मरो, मुझे क्या। कियारा ने घर की तरफ गाड़ी घुमा ली। करीबन 2 बजे वो लोग घर पहुंचे। उस रात कियारा बार बार वेद की कही बातों के बारे में सोचती रही। अगली सुबह जब कियारा की नींद खुली तो उसने देखा कि वेद कमरे में नहीं था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो जैसे ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। वेद रनिंग से लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। पसीने से भीगी टी-शर्ट, गीले बाल और उभरी हुई बाजुएं देखकर एक पल को कियारा की नजरें ठिठक गई। वेद बिना किसी झिझक के नाश्ता खाने में जुटा था। वो पराठे, उपमा, फ्रूट्स और दूध ऐसे ले रहा था जैसे किसी पंजाबी शादी का खाना खा रहा हो। उसे ऐसे खाते देख कियारा मन ही मन सोचने लगी, 1 महीने का राशन 1 दिन में खत्म कर देगा ये भुक्कड़, लेकिन इसे इतना टिकने ही कौन देगा। बस परसों मीटिंग के बाद एमडी की पोजीशन मेरे हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन ये वेद इस घर से बाहर जाएगा। कियारा ये सब सोच ही रही थी कि वेद ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, अरे ऐसे घूर क्यों रही हो? मेरे खाने को नजर मत लगाओ। जो खाना है खाओ ना, तुम ही खाओ, आराम से खाओ, और कुछ कम पड़े तो बाहर गार्डन में घास भी उगी है, वो भी खा लेना। वेद हंसते हुए बोला, अरे वो तो तुम्हारा खाना है ना, मैं किसी और का निवाला नहीं छीनता। ये सुनकर कियारा ने चिढ़ते हुए आंखें रोल की और पर्स उठाकर बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। ये गंवार, इस लड़के को न बात करने की तमीज है न खाने का ढंग। कैसे निकलेंगे 48 आवर्स? कियारा ने वेद के ख्याल को दिमाग से झटका और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसे दादी को डिस्चार्ज करवाना था। करीब 2 घंटे बाद दादी और कियारा वापस घर लौटी तो वेद सोफे पर आराम से फैले हुए न्यूज देख रहा था। दादी ने वेद को देखते ही कहा, वेद मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वेद ने हाँ में सर हिलाया और मन ही मन बोला, ये पिस्टल दादी जब भी ऐसे बुलाती है कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करती है। वहीं कियारा भी क्यूरियस थी कि दादी वेद से क्या बात करना चाहती है। वेद दादी के पीछे पीछे उनके स्टडी रूम में आया तो उसके बेपरवाह अंदाज देखकर दादी बोली, बिल्कुल अपने गुरु तेजस पर गए हो भाई। एटीट्यूड, बेपरवाह चाल और अंदर से पूरा शैतानी दिमाग। गुरु तेजस का नाम सुनते ही वेद चौंक गया और उसने पूछा, आप उन्हें कैसे जानती हो? ये सुनकर दादी ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और बोली, तुम्हें क्या लगता है कैसे ढूंढा मैंने तुम्हें? खैर, तेजस और मैं एक दूसरे को कैसे जानते हैं ये लंबी कहानी है। अचानक कई सारी यादें वेद के दिमाग में घूमने लगी थी। कुछ था जो उसके दिल में खटक रहा था। वेद भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं उनके जैसा नहीं हूं और ना ही उनके बारे में बात करना चाहता हूं। दरअसल ये वही शख्स था जिसने वेद के माँ बाप की मौत के समय वेद की जान बचाई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो वेद आज उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता?
और शहर आने से पहले तक कहाँ था वेद और क्या थी उसकी कहानी। तभी सावित्री हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो तो वक्त ही बताएगा। खैर इंपॉर्टेंट बात सुना। वेद ने गहरी सांस ली और खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सोफे पर बैठते हुए बोला, फरमाइए क्या इंपॉर्टेंट बात है। दादी ने वेद की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि तुम एक बार देखकर बीमारी का अंदाजा लगा लेते हो, तो तुम ये तो जान गए होगे कि कियारा को कुछ प्रॉब्लम है। वेद ने कैजुअली कहा, हाँ कमजोर है बेचारी, इतना पैसा होने के बाद भी आपने लड़की को ठीक से खिलाया पिलाया नहीं। पर डोंट वरी, मैं उसे खाने पीने में कभी कमी नहीं होने दूंगा। दादी ने गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए बोली, तेजस ने मुझे वार्न किया था कि ऐसा ही होगा। खैर मैंने तुम्हें कियारा के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तब वेद ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। आप कियारा से बहुत प्यार करती है ना, फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे क्यों शादी करवाई? कियारा के लिए तो शहर के बड़े बड़े खानदान से शहरी लड़के मिल जाते, और अगर आपको उसकी सेफ्टी की टेंशन थी तो मुझे बॉडीगार्ड बना देती। शादी करवा के उसके साथ नाइंसाफी क्यों किया? स्टडी रूम के बाहर खड़ी कियारा दरवाजे से कान लगाए ये सब सुन रही थी। उसने सोचा नहीं था कि वेद उसके दिल की बात दादी से कहेगा। उसे अब दादी के जवाब का इंतजार था। आखिर वो भी तो यही जानना चाहती थी। दादी ने गहरी सांस ली और सख्ती से बोली, मैं कोई गलत फैसला नहीं करती। भाग्य की रेखाओं ने तुम दोनों को चुना है। तुम्हें कियारा की डेस्टिनी हो और बस तुम ही उसे बचा सकते हो। बचा सकता हूं? लेकिन किससे? और आप ये क्या भाग्य की बातें कर रही हो? कहीं आप किसी फर्जी ज्योतिष के चक्कर में तो नहीं हो ना? देखिए ये सब उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक है, इस पर भरोसा नहीं करते। दादी ने जवाब में कहा, वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे। वेद मन ही मन बोला, एक तो इनका ये सही वक्त ही नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सारा सच बताने से पहले इनका वक्त आ जाए। दादी ने फिर आगे कहा, अब तुम जाओ, और हाँ लंच में आज तुम अपने ससुराल वालों से यानी मेरे पूरे परिवार से मिलने वाले हो, तो तैयार रहना। ये सुन वेद चौंक गया और बोला, इसमें तैयार होने वाली क्या बात है? ज़ॉम्बीज़ है क्या जो खा जाएंगे? दादी हंसते हुए बोली, ज़ॉम्बीज़ को तो बस खून की भूख है, लेकिन इन्हें जब तुम मिलोगे तो समझ जाओगे। बी रेडी। क्या होगा जब परिवार को पता चलेगा कि वेद और कियारा की शादी हो चुकी है? क्या वो वेद को अपनाएंगे? दादी किस राज की बात कर रही थी? क्या है वेद और कियारा की शादी की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पूरा नहीं, वो मन ही मन बोली, इतनी एक्सरसाइज करता है शायद इसलिए इतनी परफेक्ट बॉडी है। वही वेद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कियारा से बोला, इतनी पतली क्यों हो? हवा खाती हो क्या? ये सुनकर ही कियारा ने झटके से उसे दूर किया और गुस्से में कहा, उफ, कैसे जंगली आदमी हो तुम वेद। एक लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं तुम्हें इतना भी नहीं आता, बदतमीज कहीं का। उसने तुरंत अपनी दोनों सैंडल्स निकाली। वेद को लगा कि आज तो उसे पड़ने ही वाली है, लेकिन कियारा गुस्से में पलट कर चली गई। वेद ने राहत की सांस ली और कहा, चल वेद, इससे तो तू बच गया, लेकिन इसके परिवार वालों से कैसे बचेगा? कुछ देर बाद जब कियारा और वेद रेडी होकर साथ में वेन्यू पर जाने को निकले तो कुछ सोचते हुए वेद ने पूछा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है फिर भी फैमिली वाले अलग क्यों रहते हैं? कियारा ने जवाब में कहा, सबकी अपनी फैमिली है, अपनी जिंदगी है, फैमिली के बीच भी प्राइवेसी जरूरी है वेद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, हमारे गांव में तो घर छोटा होता है लेकिन सब साथ रहते हैं, चूल्हा एक, आंगन एक और दुख सुख भी एक। शहर में ऐसे दिल का कनेक्शन कहाँ? ये बात जैसे कियारा को हिट कर गई, लेकिन वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही दोनों बैंक्वेट हॉल के सामने खड़े थे। एक आम इंसान के घर का हॉल और बेडरूम दोनों मिलाकर भी शायद इतना बड़ा ना हो जितना ये एक डाइनिंग रूम था। वेद ने फुसफुसाते हुए कियारा से पूछा, आज हमारी शादी का सेलिब्रेशन है क्या? इतने सारे लोग आए हैं। तभी सावित्री ने भी उन्हें बुला लिया, आओ वेद, कियारा। उन्होंने फिर पूरी फैमिली की तरफ नजर मारी। वहीं वेद यानी कियारा के असिस्टेंट को वहां देखकर राघव और यशवंत थोड़े हैरान थे। उसे देखते ही राघव ने कहा, दादी इस फैमिली डिस्कशन में इस बाहर वाले लड़के को क्यों बुलाया है? तभी सावित्री उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, मैंने तुम सबको यहाँ कियारा की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। यशवंत मन ही मन इस नए खुलासे से परेशान था। अगर कियारा की शादी हो गई तो सब कुछ उसका हो जाएगा। उसने तुरंत पूछा, माँ, परसों एमडी की पोजीशन के लिए फाइनल मीटिंग है और आज ये शादी की बात? इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, होगा नहीं,
हो चुका है। कियारा और वेद की शादी हो चुकी है। दादी के ये शब्द पूरे परिवार में धमाके की तरह गिरे। थोड़ी देर तक तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। सभी वेद को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और वेद भी सबको स्कैन कर रहा था, एक सोल्जर की तरह जो बैटलफील्ड में उतर चुका हो। वेद ने मन में कहा, ये लोग मुझे आउटसाइडर समझते हैं, पर मैं आउटसाइडर नहीं, भूचाल बनकर आया हूं। और जब भूचाल आता है तो दीवारें भी हिल जाती हैं। राघव गुस्से में अचानक उठ खड़ा हुआ। इम्पॉसिबल! ये और इस घर का सन इन लॉ, अरे इसकी औकात तो नौकर बनने की नहीं है। तभी यशवंत ने कियारा की तरफ देखकर सख्ती से कहा, कियारा, आई नो तुम किसी भी हाल में एमडी की पोजीशन पर बनी रहना चाहती हो, लेकिन इसके लिए इस लो क्लास से शादी करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर कियारा ने गुस्से में मुट्ठी बांध ली। वेद मन ही मन बोला, इस शहर के लोग बोलचाल में शहद और नजरों में तीर रखते हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ने जिस आग में डाल दिया है, अब वहां से राख नहीं, अंगारे बनकर निकलना है। तब सावित्री टेबल पर हाथ पटकते हुए सख्त आवाज में बोली, वेद को मैंने कियारा के लिए चुना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहां से जा सकता है। अब कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि सावित्री जी को नाराज करने का क्या अंजाम हो सकता था। राघव एकदम धीरे से बड़बड़ाया, दादी किसी कुत्ते को भी दामाद बना लेंगी तो अपनाना पड़ेगा। सावित्री ने घर के सभी सदस्यों से वेद का परिचय करवाया। लंच के दौरान सब वेद को ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे, लेकिन कोई भी वेद से बात करने को उत्सुक नहीं था। वहीं राघव बोर्ड रूम में हुए ह्यूमिलेटिंग एनकाउंटर के बाद वेद को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वेद सबको चुपचाप देखकर मन ही मन बोला, दादी ने क्या लगाम कस रखी है। एक आवाज में सबकी बोलती बंद। लंच के बाद जब सावित्री जी कमरे में चली गईं, तब जैसे सबकी लगाम खुल गई। सबसे पहले राघव ने तंज कसते हुए कियारा से कहा, वैसे कियारा, शहर के अमीर बैचलर्स तुमसे शादी करना चाहते थे, पर वाह क्या चॉइस है तुम्हारी। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन तो देख ली थी। जस्ट लुक एट हिम, सच अ गवाह। तब मनोहर की वाइफ ममता जी, जो अपने हस्बैंड के जेल जाने से नाराज थी, वो हंस पड़ी और बोली, अब तो लगता है हम सबको भी देसी भाषा और देसी रंग ढंग सीखना पड़ेगा। आखिर दामाद जी गांव से पधारे हैं। आरना हामी भरते हुए नाक सिकोड़ कर बोली, हाँ गवार तो है, तुम्हें गोबर की बदबू नहीं आ रही? पूरे टेबल पर हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। कियारा का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वेद ने चुपचाप पानी पिया, फिर कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, अब सबकी बातें सुनकर समझ आया कि बड़े लोगों का सत्कार करने का तरीका ऐसा होता है। आरना कंफ्यूजन से बोली, वेद, एक्सक्यूज मी, तुझ लो क्लास को सत्कार का मतलब भी पता है? वेद ने तीखी अंदाज में जवाब दिया, आप लोगों के कपड़े ब्रांडेड हो सकते हैं, लेकिन क्लास वो होती है जो दूसरों की इज्जत करके सामने आती है। और अफसोस, आप उस टेस्ट में फेल हो गए। आइए हमारे गांव कभी, सत्कार क्या होता है वहां पता चलेगा। ममता गुस्से में बोली, बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोग दादी का भरोसा जीत कर इस घर में घुस आते हैं और घर वालों को जेल भिजवा देते हैं ताकि अपनी जगह बना सके। लेकिन ये सब दिखावा है, टेम्पररी चार्म। असलियत जल्द ही बाहर आएगी। वेद ने सीधा ममता की ओर नजरें गड़ा दी। भरोसा अगर जीतने से मिलता तो आपके पति आज जेल में ना होते। ममता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तब राघव चीख कर बोला, डोंट फ्लाई टू हाई वेद, जमीन पर गिरने में वक्त नहीं लगता। वेद मुस्कुराया और चेयर से उठ खड़ा हुआ। यशवंत और राघव उसका बोर्ड रूम का टशन देख चुके थे, इसलिए सकपका गए। वेद मन ही मन बोला, जो हवा में उड़ रहे थे अब उन्हीं की हवा निकालता हूं। वेद मुस्कुराते हुए राघव के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, खाना ठीक से हजम तो हो रहा है ना? या नहीं साले साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कियारा की तरक्की पचने का नाम नहीं ले रही? फिर उसने धीरे से राघव के कंधे के नीचे एक पॉइंट पर प्रेस कर दिया और साथ ही बगल में बैठी ममता की उंगलियों के बीच झटके से चम्मच से प्रेस किया। उसने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी तेज स्पीड में यही किया और कोई कुछ समझ नहीं पाया। राघव झल्ला कर बोला, आप छू क्यों रहा है, हट यहां से। वेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंदर जो भरा पड़ा है बाहर निकलना जरूरी है। और तभी एक सेकंड के लिए माहौल पूरी तरह शांत हो गया और फिर सबसे पहले ममता ने बड़ी डकार ली। सब उनकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो ममता ने शर्म से मुंह पर हाथ रख लिया। वेद ने कहा, मेरी कम्मो भी ऐसी ही आवाज करती है, कम्मो मेरी प्यारी भैंसिया। और फिर राघव के फाट की ऐसी आवाज गूंजी जैसे बॉम्ब गिरा हो। कियारा की कजिन आरना नाक दबाते हुए चिल्लाई, ओह माय गॉड राघव, ये क्या कर रहे हो?
फिर शुरू हुआ सिलसिला और एक एक कर सभी लोग आदमी छोड़ने लगे। वेद हंसते हुए बोला, लगता है गैस की पाइपलाइन लीक हो गई। इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली ट्रेडिशन, इतनी तेज हवा कभी नहीं देखी सुनी। अब तो कियारा की भी हंसी छूट गई। सर्वेंट्स के लिए भी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वो सब अपने बाजू में मुंह छुपाकर हंसने लगे। वहीं राघव का धमाका और ममता की डकार अब भी जारी थी। ममता तुरंत मुंह दबाकर वहां से निकल पड़ी और राघव भी धमाके करता हुआ वहां से भाग गया। सब हैरानी से वेद की तरफ देखने लगे और उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वेद की वजह से हुआ है। तो उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। उस वक्त कोई ऐसा मौजूद था जो उन्हें देखकर मन ही मन बोला, बहुत हंसी आ रही है ना दोनों को। जरूर सावित्री ने कोई लंबा गेम खेला है। नहीं है तो वो इस गधे से अपनी प्यारी पोती कियारा की शादी नहीं करवाती। आखिर इनका दामाद ही आगे इनका कंधा बनेगा। ये वेद कौन है, कहां से आया है? इसकी कुंडली तो निकालनी पड़ेगी। वहीं सब फैमिली मेंबर्स के जाने के बाद कियारा खिलखिलाकर हंस पड़ी और वेद बस उसे देखता रह गया। वेद ने कैजुअली कहा, हंसते हुए अच्छी लगती हो तो फिर ऐसा गंदा मुंह बनाकर क्यों घूमती हो? ये सुनकर कियारा की हंसी बंद हो गई और उसने घूर कर वेद की तरफ देखा और बोली, और तुम जो ये परमानेंट फेदर हेड शक्ल लेकर घूमते हो? तो मैंने कुछ बोला? वेद कंफ्यूज होकर बोला, अभी फेदर हेड क्या होता है? पंखों वाली शक्ल? कियारा ने हंसी दबाते हुए उठकर कहा, ऐसा ही कुछ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए निकल गई। वहीं वेद सर खुजाते हुए फोन पर मीनिंग सर्च करने के बाद बोला, वाह ये तो तमीज से बेइज्जती कर गई। लगता है इंग्लिश में अल्ट्रा प्रो होना पड़ेगा। जब वो बाहर आया तो सर्वेंट ने उसे बताया कि दादी ने उसे स्टडी रूम में बुलाया है। वेद जब दादी से मिलने पहुंचा तो तब दादी वेद से गंभीरता से बोली, मैं उन्हें मजबूर कर सकती हूँ तुम्हें दामाद मानने के लिए, लेकिन उनके दिल में जगह तुम्हें खुद बनानी होगी। वेद कंधे उचकाकर बोला, मुझे कोई जगह नहीं बनानी दादी। जो अपनाना चाहे अपनाए, वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेद का एटीट्यूड देखकर सावित्री जी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि कियारा परिवार को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। लेकिन वेद परिवार को सही गलत के हिसाब से संभाल लेगा। वेद के दिमाग में कई अनसुलझे सवाल थे। उसकी आदत थी, जब भी उलझा हुआ महसूस करता तो बाहर निकलकर घूमने चला जाता। उस शाम वेद घूमते हुए हवेली से बाहर निकला और सोचने लगा, इस शहर में आए मुझे बस कुछ ही दिन हुए हैं और भाई साहब मेरी जिंदगी सस्पेंस ड्रामा बन चुकी है। लेकिन अजीब बात यह है, उस दिन उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? रिवाइंड करते हैं। मुझे धमकी मिली, दादी से मिल नहीं पाया, फैक्ट्री पहुंचा और फिर कन्फेशन करने के बजाय आग लगा दी। और आखिर में मुझे वो फोटो देना पड़ा जिसमें कोट था, जो रकीम नाम की वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ने बताया था। मतलब पूरा ट्रैप ही फोटो के लिए बनाया गया था। दादी सच कह रही थी, वो लोग ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। अब प्रॉब्लम यह है कि उस फोटो को वापस कैसे लूं? इस बार वेद तुझे सिर्फ अगला कदम नहीं, अगली 5 चालें पहले से सोचनी होगी। कुछ बड़ा ब्लफ सोचना होगा। तभी एक एसयूवी स्क्रीच मारते हुए सामने आ रुकी। वेद का ध्यान टूटा तो वो अनॉयड होकर बोला, अब क्या है यार, कोई ना कोई क्यों चला आता है टाइम खराब कर रहे। वेद ने गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को देखा और फिर कंधे उचकाते हुए कार के अंदर बैठ गया। उसके ऐसे रिएक्शन से सब हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें तो लगा था कि वेद कुछ रिएक्शन देगा, झगड़ा करेगा, रजिस्ट करेगा या भागेगा, लेकिन वो तो आराम से कार में बैठ गया। वेद ने उनके रिएक्शन देखकर कैजुअली पूछा, क्या हुआ? लोग मुझे शहर घुमाने ले जा रहे थे ना? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। आखिर ड्राइविंग सीट पर बैठे बंदे ने सोचा, शायद ज्यादा डर गया, इसे पता होगा कि भागने से कुछ नहीं होगा इसलिए ऐसा शांत है। लेकिन अंदर से तो डरा ही हुआ होगा बेचारा। वहीं वेद बड़े आराम से अपना फोन निकालकर गेम खेलने लगा। उसने हाल ही में ऑनलाइन चेस खेलना सीखा था। उसके अगल बगल में बैठे बंदे उसे ही देख रहे थे। करीबन आधे घंटे बाद वो लोग एक बड़े विला के सामने उतरे, लेकिन वेद अभी भी खेलने में मस्त था। एक बंदे ने उसे देखकर गुस्से में कहा, अबे उतर, बॉस इंतजार कर रहे हैं। वेद ने जवाब में सीरियस होकर कहा, बस एक चाल बची है। वो बंदा भड़क उठा और वेद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वेद ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बंदा दर्द से चीख भी नहीं पाया। वेद ने अपना आखिरी दाव चला और मुस्कुराते हुए कहा, ये शह और मात। उसने फोन जेब में रखा और बंदे को छोड़ दिया और गाड़ी से बाहर आकर बोला, कहाँ है तुम्हारा बॉस? कौन है ये बॉस? क्या वेद किसी खतरे में था? कियारा की शादी की बात जानकर क्या जाल बिछाएंगे यशवंत और राघव?
और वेद कैसे वापस लेगा अपने दुश्मनों से कोड वाली फोटो? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वेद ने गाड़ी से उतरकर आसपास नजर डाली तो वहां कम से कम 10 बंदे खड़े थे और एक लंबा चौड़ा नौजवान लड़का आंखों में घमंड लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वेद के सामने रुककर वो ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला, तो वो तू है जिसने सार्थक भाई की गाड़ी का गेट तोड़ दिया? वेद को याद आया कि क्लब के बाहर उसने कियारा का एक फ्रेंड सार्थक की कार का दरवाजा उखाड़ दिया था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, हाँ तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस लड़के ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए हैरानी से पूछा, तू मुझे नहीं जानता? अबे ये कौन सा अजूबा है जो मुंबई में रहते हुए मुझे नहीं जानता? मयंक लाला नाम है मेरा। मुंबई में रहना है तो ये नाम याद होना चाहिए। वेद ने सार्कास्टिक टोन में जवाब दिया, क्यों, तो कोई प्रॉपर्टी डीलर है या राशन कार्ड बनाता है? तब एक लड़का जिसने दोनों कानों में स्टाइलिश इयरिंग स्टड्स पहने हुए थे वो आगे आकर बोला, लाला भाई, इस लड़के में बहुत अकड़ है, आप बोलो तो सीधा इसका इलाज कर देता हूं। वेद ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, ओह अच्छा, आप लोग फ्री में इलाज करवाते हो? बड़े भले लोग हो यार, घर बुलाकर इलाज कर रहे हो। लेकिन मैडम, मुझे छोरियों से इलाज करवाना पसंद नहीं। कोई डॉक्टर आदमी नहीं है क्या? ये सुनकर वहां खड़े लड़कों की हंसी छूट गई, लेकिन सब मयंक के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अगले ही पल चुप हो गए। तभी स्टड इयरिंग्स वाला लड़का दांत पीसते हुए चिल्लाया, अबे क्या कहा? छोरी, मैं लड़का हूं साले, दिखता नहीं क्या? वेद हंसते हुए बोला, दिखता है तभी तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि कान में बाली, लंबे बाल, लेकिन आवाज थोड़ी मर्दों जैसी। मैं तभी से सोच रहा था कि शहर में कैसी अजीब औरतें रहती हैं। इयरिंग वाले लड़के जिसका नाम विकी था, उसने गुस्से में वेद को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल वेद ने उसके गाल में एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ लगाया कि वो घूमते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके एक एक्शन से सारे लड़के सहम गए थे, लेकिन वेद इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर इस वक्त मिस्टीरियस मैन का मैसेज आ रहा था। क्या यह मैसेज कोई नया भयंकर तूफान लेकर आने वाला था? क्या लिखा था उस मैसेज में? मयंक गुस्से से बिलबिला उठा। उसके एक इशारे पर उसके गुंडे वेद के चारों तरफ औजार लेकर आ गए। किसी के पास हॉकी स्टिक, किसी के हाथ में बैट तो किसी के हाथ में हंटर था। तभी मयंक लाला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके एक इशारे पर हाथ में हथियार लिए सब ने वेद को घेर लिया। फिर मयंक वेद को धमकी देते हुए बोला, तूने मेरे बंदे पर हाथ उठाया, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? ये मुंबई मेरा है। आई एम दी ओनली सन ऑफ गम। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले एक ब्लैक कार विला के अंदर आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वो चेहरे पर गुस्सा लिए रौबदार चाल से मयंक की तरफ बढ़ने लगा। उनका गुस्से से भरा चेहरा देखते ही सभी लड़के हथियार छुपाते हुए घबरा कर पीछे हट गए। तब विक्की के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अब इस वेद की ऐसी पिटाई होगी कि मजा आ जाएगा। उनकी चाल ढाल से पहली नजर में लग रहा था कि वो आदमी कोई ऊंचे ओहदे वाला अफसर है। उसे देखकर वेद मन ही मन बोला, अब कहानी में कौन सा ट्विस्ट आ गया? वही मयंक हड़बड़ा कर बोला, डैड आप वापस कब आए? वो आदमी सीधा मयंक पर चिल्लाया, तुम्हारी हरकतों के कारण वापस आना ही पड़ा। तुमने मेरी एब्सेंस में 3 लोगों को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, पुलिस को धमकाया, और अब ये किसको उठा लाए? विक्की और बाकी सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्हें तो लगा था कि वेद की पिटाई होगी, यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। मयंक ने उन्हें समझाया, डैडी ये तो मेरे दोस्त हैं और प्लीज डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि गुस्सा आपके लिए जानलेवा है। ये सुनकर मयंक के डैड भड़कते हुए बोले, तो गुस्सा दिलाने वाले काम क्यों करते हो? और ये कैसे गुंडे मवालियों के साथ घूमते हो तुम क्या इस कमिश्नर गिरीश लाला का नाम मिट्टी में मिलाकर ही दम लोगे क्या? जानते हो कितने लोगों की कंप्लेंट है? आई एम ऑलरेडी डीलिंग विथ मेनी केसेस, ऊपर से तुम। लेकिन इतने गुस्से की वजह से गिरीश लाला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर सब घबरा गए। मयंक जोर से चिल्लाया, डैड कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मयंक गिरीश के पास आकर रोने लगा, डैड प्लीज उठिए, आई एम सॉरी, मैं अब आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तब वेद सामने आया और गिरीश की आंखों की पुतलियां चेक करने लगा। मयंक ने चीख कर उसे धकेलते हुए कहा, अबे क्या कर रहा है? गेट आउट ऑफ हियर, तुझसे तो बाद में निपटूंगा। वेद ने उसे इग्नोर कर गिरीश लाला को उठाया और सामने टेबल पर रखा। फिर अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे एक्यूपंक्चर निडल्स निकाली और गिरीश लाला के सिर में चुभो दी। फिर उसने मयंक के एक पंटर के हाथ से चाकू छीना और कान के पीछे चीरा लगाया, जिससे खून बह निकला। मयंक घबरा कर बोला, अबे ये क्या कर रहा है? लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा,
वेद ने उसे बिना देखे ही एक जोरदार किक मारी और उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर बाकी लोग वेद को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी टेबल पर पड़े गिरीश लाला खांसते हुए होश में आ गए और वेद ने गिरीश के चीरे को बंद कर दिया। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब वेद ने गिरीश लाला से कहा, सर आपके सिर में कोई चीज फंसी है, अगर उस चीज को निकाला नहीं गया तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। गिरीश लाला ने कमजोर आवाज में पूछा, हाँ एक कुली है जिसे डॉक्टर्स ने निकालने से मना कर दिया था, पर तुम्हें कैसे पता? वेद कंधे उचकाते हुए बोला, आपका बार बार इस तरह बेहोश होना सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है, वो चीज आपके नर्व्स को डैमेज कर रही है। अगर आपने इसे जल्दी नहीं निकलवाया तो आपको दौरे भी आ सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं लेकिन आज नहीं। ये सुनकर मयंक हंसते हुए बोला, अबे ओ गांव के डॉक्टर, बड़ी बड़ी हाँकने में तो मास्टर है। जिस डॉक्टर ने मेरे पापा की सर्जरी की है वो देश के बेस्ट डॉक्टर हैं, उनसे जो ना हुआ वो तू करेगा? लेकिन वेद कुछ बोलता इससे पहले गिरीश लाला ने अपना कार्ड उसे देते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें रोके तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा सबको। एंड थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये मेरा कार्ड है, कभी भी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर देना बस। वेद ने कार्ड अपनी जेब में रखा और हाथ जोड़कर निकलने लगा, लेकिन तभी गिरीश ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, या तुम्हारा कोई क्लिनिक है क्या? मैं कल वहीं आकर चेकअप करवा लूंगा। वेद ने सहजता से कहा, मैं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मेरा कोई क्लिनिक है। कमिश्नर ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? तुमने अभी अभी डिग्री कंप्लीट की है क्या? वेद ने नाम में सर हिलाया, आपको मेरी डिग्री से मतलब है या ट्रीटमेंट से? कमिश्नर यह सुनकर शॉक था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट ले लिया है लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। ये टैलेंटेड तो है लेकिन ये है कौन, और क्या मुझे ये ठीक कर पाएगा? शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद हो। वेद के ट्रीटमेंट से इंप्रेस होकर उसने अगले दिन ट्रीटमेंट कराने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया। कमिश्नर को अगले दिन ट्रीटमेंट का प्रॉमिस करने के बाद वेद वापस लौट आया। वो अंदर आया तो उसने कियारा और विशाल यानी यशवंत के बेटे को बहस करते हुए उनकी आवाज सुनी। विशाल कियारा को ताने मार रहा था, बचपन में तो मेरे आगे पीछे घूमती थी, लेकिन अब एमडी की पोजीशन मिल गई तो भाई की कोई इज्जत नहीं है। कियारा दांत पीसते हुए बोली, तुम भूल सकते हो तुमने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन मैं नहीं भूली। मेरे ड्रिंक में ड्रग मिलाकर मुझे क्लब में छोड़ गए थे ताकि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए और तुम दादी के सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर सको। अगर मानव भैया वहां नहीं आते तो मैं किसी हैवान का शिकार बन चुकी होती। मुझे तुम्हारे जैसे भाई की कोई जरूरत नहीं है। विशाल ने जवाब में कहा, 2 साल पुरानी बात से अभी तक नाराज हो। वो सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम यह सीख सको कि यह दुनिया बहुत जालिम है और तुम बड़ी आसानी से अपने क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स पर भरोसा कर लेती हो। एंड सी, आई एम नॉट हियर फॉर दिस टॉक। ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। मुझे 70 लाख का चेक दो, स्टोर में कुछ मेंटेनेंस करवाना है, वो ज्यादा जरूरी है। कियारा ने हैरानी से पूछा, लास्ट वीक ही स्टोर मेंटेनेंस के लिए 20 लाख लिए थे? आई नो तुमने वो पैसे भी गैम्बलिंग में उड़ा दिया, अब एक पैसा नहीं मिलेगा। विशाल अकड़ में बोला, इस कंपनी में मेरा भी हक है और मैं पर्सनल यूज के लिए थोड़ी मांग रहा हूं। स्टोर मेंटेनेंस के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। कियारा गुस्से से बोली, ये कंपनी मेरे माँ बाप की विरासत है, सबसे ज्यादा शेयर मेरे नाम पर है, भूलो मत। विशाल हंसते हुए बोला, ओह रियली कियारा? अगर मैं डैड और चाचा के शेयर्स बिकवा दूं तो? ये सुनकर कियारा की आंखों में खून उतर आया। डोंट यू डेयर विशाल। कियारा नहीं चाहती थी कि कंपनी के शेयर्स किसी बाहर वाले के पास जाए और यह बात विशाल अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो कनिंग स्माइल करते हुए बोला, बस 70 लाख तो मांग रहा हूं। उनकी पूरी बात सुनकर वेद दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, अब भिखारी भी इतने हाई क्लास हो गए कि 7 रुपए की जगह 70 लाख मांगने लगे हैं। यह सुनकर विशाल गुस्से से आग बबूला हो गया और वेद को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वेद ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया और उसे सोफे पर फेंक दिया। यह देखकर कियारा हक्की बक्की रह गई। तब वेद बोला, साले साहब, अपने जीजा जी पर हाथ उठाना तुम्हारी आन बान शान के खिलाफ नहीं है। तुम तो खानदानी हो ना, और भूल क्यों जाते हो कि अब कियारा सिर्फ एमडी या तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बीवी भी है, और जो मेरी बीवी से बदतमीजी करेगा उसके साथ मैं बदतमीजी करूंगा। विशाल गुस्से से वेद की उंगली दिखाते हुए धमकी देने लगा, सुन बे, तू कियारा से शादी करके खुद को इस घर का राजा समझने लगा है ना, लेकिन मैं। विशाल आगे कुछ कहता इससे पहले ही वेद ने उसकी उंगली पकड़कर घुमा दी और विशाल दर्द से चिल्लाया, मेरी उंगली तोड़ दी। कियारा वेद की इस हरकत से दंग रह गई। तब वेद आगे आकर बोला, अगर तू और यहां 1 सेकंड खड़ा रहा ना तो दूसरे सेकंड कुछ और टूटेगा।
वेद की धमकी से डरकर विशाल तुरंत घर से बाहर भागा, लेकिन जाते जाते धमकी देना नहीं भूला। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा। उसके जाते ही कियारा वेद से बोली, अरे क्या जरूरत थी ये करने की? तब वेद ने कियारा को समझाया, इनकी छोटी मोटी धमकी से डरती रहोगी तो ये तुम्हें डराते रहेंगे। कियारा ने जवाब में कहा, लेकिन अब गुस्से में आकर उन्होंने कंपनी के शेयर्स बेच दिए तो? तुम नहीं समझोगे, यू डोंट नो एनीथिंग। इस पूरी बात से फ्रस्ट्रेट कियारा टेंशन में अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ साउथ बॉम्बे के एक हाई एंड क्लब के प्राइवेट रूम में एक टेबल पर महंगी शराब की बोतल, 3 क्रिस्टल ग्लासेस रखे थे और सोफे पर 3 लोग बैठे थे जो एक बहुत खतरनाक खेल की प्लानिंग कर रहे थे। वो 3 लोग थे यशवंत, राघव और आरके इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट समीर सिंह। यशवंत एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म करके गुस्से से बोला, कियारा से शादी के बाद वेद को कंपनी के शेयर्स पर लीगल राइट्स मिल गए हैं। दैट इंसोलेंट बास्टर्ड, अगर अब भी हमने उसे नहीं हटाया तो कल को वो हमें ही कंपनी से निकाल देगा। राघव ने अपनी विस्की का ग्लास उठाकर दांत पीसते हुए कहा, लेकिन चाचा जी, उसे हटाना आसान नहीं होगा। उसे दादी ने सेलेक्ट किया है, हम सीधा उसे निकाल नहीं सकते। देखा ना आपने दादी के दम पर कैसे उछल रहा था वो गवार। बाय द वे, आई थिंक कियारा इज अ बिगर थ्रेट देन वेद। ये गवार तो बस कुछ उल्टे सीधे ट्रिक्स करना जानता है बस। समीर सिंह विस्की का ग्लास घुमाते हुए गंभीरता से उनकी बात सुन रहा था। वो विस्की का एक सिप लेकर बोला, डोंट अंडरएस्टिमेट हिम राघव। वो पहले ही सुनीता और मनोहर को दबोच चुका है। उसकी चालें तेज हैं और दिमाग और भी ज्यादा तेज। उसने अगर और ऊपर हाथ मारा तो हम सबके कपड़े उतर जाएंगे, और इससे पहले कि वो हमारे गर्दन तक पहुंचे उसे रास्ते से हटाना ही सही होगा। तब यशवंत झुंझला कर बोला, लेकिन ये करेंगे कैसे? और कियारा, उसका क्या करेंगे? समीर कनिंग स्माइल करते हुए बोला, कियारा तो हमारे खेल का हिस्सा है, अभी हमें उसकी जरूरत है, लेकिन जब तक वेद कंपनी में है वो हमारे लिए थ्रेट है। पहले वेद को रास्ते से हटाना है, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोनों को। तभी दरवाजा धड़धड़ाता हुआ खुला और विशाल गुस्से में अंदर घुसा। उसकी आंखों में बदले की आग दहक रही थी। वो सोफे पर धड़ाम से बैठते हुए बोला, वो कमीनी कियारा, उसने फिर से पैसे देने से मना कर दिया, खुद को मालकिन समझती है। राघव दांत पीसते हुए चिल्लाया, उसने मेरी भी बेइज्जती की और अब विशाल भाई की। बस अब बहुत हो गया, अब उस वेद और कियारा दोनों को खत्म करना पड़ेगा। समीर आराम से विस्की का सिप लेते हुए बोला, अपने गुस्से को सही जगह यूज करो। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यशवंत ने हैरानी से पूछा, कैसा प्लान? समीर ने कनिंग स्माइल देते हुए जवाब दिया, बस जैसा अब मैं कहता जा रहा हूं वैसा करो। इधर समीर और बाकी लोगों की साजिश से अनजान वेद कियारा के पीछे पीछे अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन रिंग बजी। वेद ने मैसेज ओपन किया तो वो रिचार्ज का मैसेज था, लेकिन साथ ही एक और मैसेज था जो उसने पहले मिस कर दिया था। मैसेज में लिखा था, फोटो लौटाकर तुमने मुझे इतना कीमती गिफ्ट दिया है तो मेरी तरफ से तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट, तुम्हारी बीवी के बर्थडे पर। आखिर क्या करने वाला था वो मिस्टीरियस मैन ऐसा कियारा के बर्थडे पर? कहीं वेद ने वो फोटो देखकर कियारा के लिए बहुत बड़ा खतरा तो नहीं क्रिएट कर लिया? कैसे हटाएंगे समीर और यशवंत वेद को अपने रास्ते से? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। की तरफ बढ़ते हुए मिस्टीरियस मैन से जुड़ी चीजों के बारे में सोच रहा था। आखिर ये मिस्टीरियस मैन करने क्या वाला है? मैं अपनी वजह से उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी अचानक कियारा कमरे के अंदर आई तो वेद ने उससे पूछा, कियारा तुम्हारा बर्थडे कब आता है? कियारा जो पहले से खिसियाई हुई थी वो वेद पर भड़क उठी, तुम्हें बर्थडे की पड़ी है? यहाँ तुम्हारी वजह से विशाल ने शोरूम में जाकर सारी महंगे लिकर की बोतल्स तोड़ दी। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर के मामलों से दूर रहो। Why don't you understand? अब ये 10 लाख के लॉस की भरपाई कैसे करूंगी? और क्लाइंट तक ऑर्डर भी जाना है, कंपनी के पब्लिक इमेज का क्या होगा? वेद ने जवाब में कहा, अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो? जिसने बॉटल्स तोड़ी हैं उससे भरपाई करवाओ ना। घर वालों के सामने तो भीगी बिल्ली बनी घूमती हो और मेरे सामने बन जाती हो खुखार शेरनी। ये नहीं भाली जा रही तो दादी से जाओ। यू कियारा गुस्से में पैर रखते हुए पर आकर ले गई और मनी भाई खुद को हस्बैंड समझने लगा है। कुछ तो करना पड़ेगा कि ये खुद इस घर
से निकल जाए, क्योंकि दादी इतनी इजीली मानेंगी नहीं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है तो, या फिर ये कि इसका किसी और के साथ अफेयर है। आई हैव टू प्लान समथिंग। इसी उधेड़-बुन में बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। अगली सुबह 7 बजे रायजादा मेंशन के गार्डन में वेद रनिंग से आने के बाद कसरत कर रहा था। यह उसका मॉर्निंग रूटीन था। सुबह 2 घंटे रनिंग के बाद वो एक्सरसाइज करता था। वहीं पास वाले लग्जरी बंगलो की बालकनी पर एक आंटी खड़ी थी जो काफी देर से वेद को एक्सरसाइज करते हुए देख रही थी। ये कौन है? कियारा ने फिटनेस ट्रेनर रख लिया क्या? OMG, क्या शोल्डर्स हैं, क्या बैक मसल्स। बॉलीवुड के हीरो फेल हैं इसके सामने। अगर रोज सुबह ये शो मिलेगा तो सुबह उठने में किसको प्रॉब्लम है। ठीक उसी वक्त कियारा की आंख खुली। थोड़ा स्ट्रेच करते हुए उसने अपनी सिल्क रोब को लपटा और बालकनी में सनलाइट लेने के लिए खड़ी हो गई। उसने रेलिंग पर हाथ रखकर हल्की सी अंगड़ाई ली ही थी कि उसकी नजर गार्डन पर पड़ी। वेद शर्टलेस होकर शैडो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोले, What the hell? कियारा की नजर वेद की चेस्ट, उसके एब्स और उसके फोर आर्म्स पर पड़ी और फिर वापस उसके चेहरे पर आकर अटक गई। तभी वेद ने अचानक ऊपर देखा और उसकी नजर बालकनी में खड़ी कियारा से मिली तो कियारा हड़बड़ा कर कमरे में भागी। वहीं वेद एक्सरसाइज करके अंदर आया तो कियारा और सावित्री देवी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आया। तब सावित्री ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और फिर कियारा से बोली, कियारा, वेद को यहाँ आए काफी वक्त हो गया है। Why don't you take him shopping? इससे ऑफिस भी जाना है। He needs some formal wear. कियारा जो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी, यह सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादी, आज ऑफिस के बाद चले जाएंगे। लेकिन उसके मन में खुराफाती आइडिया पनप रहा था। क्या करने वाली थी कियारा? थोड़ी देर बाद जब वेद और कियारा आरके इंडस्ट्रीज के ग्रैंड लॉबी में आए तो सबकी नजरें उन पर अटक गई। वेद और कियारा दोनों ने नोटिस किया कि सब उन्हें अलग नजर से देख रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने वेद की आंखों से लेकर चप्पल तक स्कैन कर डाला और वहीं एक एम्प्लॉय धीरे से दूसरे के कान में फुसफुसाया, डिड यू सी? ये वही है ना जिसने कियारा मैडम की जान बचाई? दूसरा धीरे से बोला, हाँ वही है। कहने को कियारा मैडम का असिस्टेंट है, लेकिन मुझे तो कुछ सॉलिड प्लान लग रहा है। कोई अपने बॉस को बचाने के लिए जान की बाजी क्यों लगाएगा? तभी पास खड़ी एक लड़की ने एक्साइटमेंट से कहा, हो सकता है इसे मैडम से प्यार हो। दूसरा अपनी हंसी दबाते हुए बोला, अरे प्यार व्यार नहीं है, 500 करोड़ की खूबसूरत मालकिन को पटाने की साजिश है। इसने मौके का फायदा उठाकर कियारा मैडम को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इसको नहीं पता कि एक नौकर की औकात बस जूते बराबर होती है और जूते को सर पर नहीं पैरों में पहनते हैं। कियारा और वेद उनकी कानाफूसी को इग्नोर करते हुए कैबिन में आए। कियारा ने कसकर मुट्ठी बांध ली और मन ही मन बोली, अगर ये खबर फैल गई कि मेरी इस डिलीवरी बॉय से शादी हुई है तो कंपनी में और लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत बचेगी। नहीं, किसी भी हाल में यह सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए। वो गुस्से में दांत पीसते हुए वेद से बोली, तुमसे शादी करके मेरी लाइफ किसी हेल्थ से कम नहीं है। ना शादी होती और ना ही ये बेइज्जती का डर होता। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? वेद जवाब देने ही वाला था कि तभी कियारा की पहली असिस्टेंट सीमा वहां आ गई और बोली, मैम रिसेप्शन से कॉल आया था, कोई वेद से नीचे मिलने आया है। वेद को समझ नहीं आया कि उससे मिलने कौन आया होगा। वो क्यूरियस होकर नीचे आया तो सामने मयंक खड़ा था। वेद को देखते ही मयंक उसके पास आकर एरोगेंटली बोला, अगर तुम अपना नंबर देकर जाते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। वेद ने उससे ज्यादा एरोगेंस से जवाब दिया, तो जैसे आए हो वैसे चले जाओ। वो पलट कर जाने ही वाला था कि मयंक अपना ईगो छोड़कर उसके सामने आ गया और इस बार थोड़ा शांत लहजे में बोला, वो पीपल्स हॉस्पिटल में डैड ने ट्रीटमेंट का सारा इंतजाम कर लिया है। आज शाम को तुम कितने बजे आ जाओगे? वेद ने कैजुअली कहा, शाम को क्यों, अभी चलते हैं। थोड़ी देर की देरी मतलब थोड़ी देर की तकलीफ। मयंक ने हाँ में सर हिलाया और फिर वेद को लेकर अपनी कार में आकर बैठ गया। लेकिन उसके लिए अभी यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक मामूली आदमी इतनी बड़ी सर्जरी कैसे करेगा। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सुनो, तुम एक्सपर्ट तो नहीं लगते, तुम पक्का मेरे डैड को ठीक कर पाओगे ना? I mean, मेरे डैड की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मुझे टेंशन हो रही है। वेद ने उसकी तरफ देखा और सर पर तपली मारते हुए बोला, मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। अब चुपचाप कार चलाओ। मयंक सर पकड़ते हुए चिढ़ गया, तुमने फिर मारा, तुमने डैड की जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम।
उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद ने उसका कान पकड़कर खींच लिया तो मयंक दर्द में चिल्ला पड़ा। अरे भाई भाई भाई, सॉरी भाई, आप मेरे बॉस हो भाई, आप जो बोलोगे वो करूंगा, मेरा कान छोड़ दो प्लीज, कान टूट जाएगा। तब जाकर वेद ने मयंक का कान छोड़ दिया और मयंक मन ही मन बोला, ये साला पूरा हलकट है। इधर पीपल्स हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर तैयार था। थिएटर के बाहर गिरीश लाला, हॉस्पिटल के डीन और गिरीश के जिगरी दोस्त महेश कुमार खड़े थे। तभी गिरीश के पास मयंक का कॉल आया कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। गिरीश ने महेश से कहा, वो लोग आने ही वाले हैं। तब महेश ने गिरीश से कंसर्न जताते हुए कहा, गिरीश तुम श्योर हो ना? अगर तुम्हारे सर से गोली निकाली गई तो तुम्हारी जान जा सकती है या तुम पागल भी हो सकते हो। गिरीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी जानते हो कि मैंने कितने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन वेद की आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा कि मैं ट्रस्ट करने पर मजबूर हो गया। ही इज वेरी टैलेंटेड महेश, तुम मिलोगे तो उसकी मेडिकल नॉलेज से सरप्राइज हो जाओगे। महेश बोला, तो फिर उस मेडिकल जीनियस से मिलना ही पड़ेगा। सिर्फ महेश ही नहीं, वहां मौजूद बाकी डॉक्टर्स भी वेद से मिलने के लिए बेताब थे। ये सुनकर महेश मन ही मन झुंझला उठा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी मयंक वेद के साथ वहां पहुंचा। महेश अंकल, मैं डैड के एक्सपर्ट डॉक्टर को ले आया। जैसे ही दरवाजा खुला तो महेश और बाकी डॉक्टर्स वेद का हुलिया देखकर दंग रह गए। महेश हैरानी से बोला, ये एक्सपर्ट डॉक्टर है? सबके दिमाग में यही सवाल था। तब गिरीश ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू फॉर कमिंग वेद। वेद मुस्कुराया और डॉक्टर से बोला, तो ऑपरेशन शुरू करें? तब महेश उसके सामने आ गया और पूछा, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? दिखाओ अपना मेडिकल लाइसेंस। वेद ने कंधे उचकाकर कहा, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही मेडिकल लाइसेंस। मेरे पास डिग्री भी नहीं है, लेकिन मेरे स्किल्स किसी भी एक्सपर्ट से कम नहीं। ये कहकर वेद ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के लिए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वहीं रुक जाओ, डॉक्टर बनकर लोगों को ठगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डॉक्टर्स के प्रोफेशन को तुम जैसे लोगों ने बदनाम कर रखा है। यह सुनकर वेद ने भौहें चढ़ा ली। ठग? तुमसे किसने कहा कि मैं ठग हूं? तब गिरीश लाला ने भी महेश को समझाया, अरे महेश क्या बोल रहे हो, मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। महेश गिरीश पर भड़क उठा, यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि कमिश्नर होकर तुम इस लड़के की बातों में कैसे आ गए। वेद ने गिरीश लाला और महेश की तरफ देखा और कैजुअल टोन में बोला, ट्रीटमेंट नहीं करवाना तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यह कहकर वेद वहां से जाने वाला था, लेकिन गिरीश लाला ने उसे रोक लिया। रुको वेद, मैं इन्हें समझाता हूं। तब महेश को लगा कि वेद ने जरूर गिरीश को किसी तरह बेवकूफ बनाकर अपने बस में कर लिया है। उसने अपने डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया, पकड़ो इस लड़के को, ये बहाना बनाकर यहां से भागना चाहता है, लेकिन मैं इसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। डॉक्टर्स वेद को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अगले ही पल उन सब के सीने में सिल्वर निडल्स चुभी और वो सब धड़ाम से जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे शराब पीने के बाद शराबी नाली में गिर जाता है। वेद ने महेश के साथ भी यही किया। गिरीश ये देखकर शॉक्ड रह गया। पुलिस के करियर में उसने ऐसी ट्रिक कभी नहीं देखी थी। तब वेद बोला, ये सब कॉन्शियस हैं, बस हाथ पैर नहीं चला पाएंगे और थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे। अब बोलो, आपको ऑपरेशन शुरू करें? गिरीश को पता था कि महेश होश में रहते हुए तो वेद को ऑपरेशन नहीं करने देगा, इसलिए वह चुपचाप ऑपरेशन टेबल पर जाकर लेट गया। आखिर उसे अपनी तकलीफ से छुटकारा चाहिए था। दूसरी तरफ कियारा अपने कैबिन में सर पकड़कर बैठी हुई थी। तब सीमा ने उसे देखकर पूछा, मैम आप ऑफिस गॉसिप को लेकर परेशान हैं? कियारा ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं सीमा, उस असिस्टेंट की वजह से मेरा जीना हराम हो गया है। अगर दादी ने उसको अपॉइंट नहीं किया होता तो उसे बताती कि कियारा रायजादा क्या चीज है। आई जस्ट वॉन्ट टू किक हिम आउट ऑफ माई लाइफ। तब सीमा कुछ सोचते हुए बोली, मैडम अगर वो खुद ही आपसे दूर चला जाए तो? कियारा की आंखों में चमक आई, तुम्हारे पास कोई तरीका है? अगर वेद खुद भाग गया ना तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। सीमा ने हाँ में सर हिलाया और कियारा को प्लान बताने लगी। दूसरी तरफ करीबन 4 घंटे बाद जब महेश की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा और वो झटके से खड़ा हो गया। जब उसने ओटी के अंदर जाकर देखा कि ऑपरेशन टेबल पर कोई सफेद चादर ओढ़े पड़ा है और चेहरा भी ढका हुआ है, उसका तो दिल बैठ गया। ओह माय गॉड, उस फ्रॉड डॉक्टर ने गिरीश की जान ले ली। मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे उस पागल डॉक्टर से नहीं बचा पाया। महेश रोने लगा और फिर जोर से चिल्लाया, कोई पुलिस को कॉल करो। बाकी डॉक्टर्स भी धीरे धीरे उठने लगे। उन्हें जब सिचुएशन समझ आई तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
अगर ये पता चला कि फ्रॉड डॉक्टर ने उनकी मौजूदगी में उनके हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके कमिश्नर को मार डाला तो क्या होगा? सबको अपना फ्यूचर जेल के पीछे नजर आ रहा था। तभी वेद हैंड वॉश करके वापस आया तो महेश ने उसे देखते ही कहा, कैच दिस मर्डरर। सारे डॉक्टर्स उसकी तरफ दौड़े और जैसे ही वेद ने हाथ में सिल्वर नीडल्स दिखाई तो सब रुक गए। वेद उन्हें देखकर चिल्लाया, अरे तुम लोग पागल हो गया? मैंने किसी को नहीं मारा, बेवकूफ डॉक्टर्स। पता नहीं किसने इन्हें डिग्री दे दी। तुम लोगों को सामने मशीन में हार्ट बीट नहीं दिख रही है, इडियट्स। ये सुनकर सारे लोग चौंक गए। महेश ने तुरंत पलटकर देखा तो वाइटल्स ऑन थे और पास ही ट्रे में खून से सनी गोली पड़ी थी। महेश हैरानी से बड़बड़ाया, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसके सिर में 5 साल से गोली फंसी थी, गोली निकालना इम्पॉसिबल था। वेद ने एरोगेंटली कहा, तुम लोगों से नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी से नहीं होगा क्या? महेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब वेद बोला, बाकी का काम खुद देख लेना। यह कहकर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया। वहीं महेश और डॉक्टर सब भी हैरान थे। महेश वेद से बात करना चाहता था लेकिन वेद तो फुल स्पीड में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। बाहर आकर अपना फोन चेक किया तो कियारा के कई कॉल्स पड़े थे। उसने तुरंत कियारा को कॉल बैक किया तो वो चिल्ला पड़ी, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, पीपल्स हॉस्पिटल। कियारा गुस्से में बोली, वहीं रुको, मैं आ रही हूं। थोड़ी देर बाद कियारा उसे पिक करने आई और वेद के कार में बैठते ही उसे सुनाने लगी, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? दिन भर से बिना बताए गायब हो। जानते हो दादी मुझे कॉल करके बार बार तुम्हें शॉपिंग ले जाने के लिए कह रही है और तुम हो कि। अभी कियारा के बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम अपना स्पीकर बंद करोगी? आई एम टायर्ड। कियारा उसके सख्त लहजे से सहम गई और फिर बुदबुदाई, टायर्ड तो ऐसे बोल रहा जैसे पहाड़ तोड़कर आया है। बस बेटा थोड़ी देर और, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। कियारा मन ही मन खुश हो रही थी कि बस अब वेद से उसका पीछा छूटने वाला है। वहीं वेद काफी टायर्ड फील कर रहा था। उसने बस अपनी आंखें बंद ही की थी कि उसके इंस्टिंक्ट्स चौंक उठे। वो साइड मिरर में देखकर कियारा से तुरंत बोला, कियारा वो कार हमारा पीछा कर रही है। कियारा चिढ़कर बोली, ओफो, एक बार तुम्हारे इंस्टिंक्ट सही निकल गए तो खुद को क्या भगवान समझने लगे? अरे ये मुंबई है, तुम्हारा 4 फुट का गांव नहीं। यहाँ ऐसे ही गाड़ियां सट कर निकलती हैं। बस उसका इतना कहना था कि ब्लैक कार ने फुल स्पीड में पीछे जोरदार टक्कर मारी। कियारा घबरा कर चिल्लाई, व्हाट द हेल? क्या ये सब कियारा का प्लान था वेद को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए, या फिर साजिश थी किसी और की? कहां से आई वेद को ऐसी मेडिकल नॉलेज? मुंबई आने से पहले वेद कहां था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट एफएम पर। किया की कार कंट्रोल से बाहर हो, पर फिर उस ब्लैक गाड़ी ने कार की ओर तेज टक्कर मारी और कियारा की कार सेफ्टी बैरियर तोड़ने लगी। कियारा जोर से चीखी और वेद गाड़ी से उतरने का मौका देखने लगा। वो जल्द से जल्द उस ब्लैक कार वाले को पकड़ना चाहता था। हेल्प करने के बजाय लोग दिखाने लगे। वेद सिचुएशन देखकर चीखते हुए बोला, कियारा ने टक्कर मारी। और उसी वक्त वेद कार का दरवाजा खोलकर कूद पड़ा। वो ब्लैक कार की तरफ बढ़ा लेकिन तभी कियारा की कार सेफ्टी बैरियर तोड़कर आगे लटक गई और वेद ने पलट कर देखा कि कियारा बाहर नहीं आई। वेद ने कियारा की तरफ देखा, उसका सिर सीट पर गिरा हुआ था और एयरबैग्स के इंपैक्ट से फोरहेड से खून बह रहा था। अब इस अटैक करके पीछे जाऊं या कियारा को देखूं? वेद पलटा और बिना वक्त गवाए कार के पिछले हिस्से पर चढ़कर कार को बैलेंस करके चिल्लाया, कियारा बाहर आओ जल्दी। उनकी गाड़ी आधी हवा में झूल रही थी। एक हल्का झटका भी कार को नीचे गिरा सकता था। वेद ने कार पर धीरे से बैलेंस बनाकर झुकते हुए देखा कि कियारा बेहोश हो गई थी। उनकी कार एक केबल के सहारे लटकी हुई थी और एक हल्का झटका भी कार को नीचे गिरा सकता था। भीड़ में हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। वेद आगे बढ़ने लगा तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, अरे संभल कर, जरा सी गलती हुई तो कार सीधे नीचे गिरेगी। वेद ने सबकी आवाज को इग्नोर किया। उसकी आंखें सिर्फ कियारा पर टिकी थी। अरे उठो जंगली बिल्ली, अभी मरने का टाइम नहीं आया तुम्हारा। वेद धीरे धीरे संभलते हुए आगे बढ़ा जैसे ग्रेविटी बैलेंस करना उसके बाएं हाथ का खेल था।
उसने धीरे से टूटी हुई खिड़की से अंदर हाथ डाला, कियारा की सीट बेल्ट खोली और उसे सावधानी से बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन तभी धप की आवाज के साथ केबल टूट गई। अचानक भीड़ में लोगों की चीख सुनाई पड़ी और कार नीचे की ओर लुढ़कने लगी। लेकिन वेद ने किसी सुपर हीरो की तरह एकदम से एक हाथ से कियारा को खींचकर कार से थोड़ी दूर पर रॉड को पकड़ लिया। सारे शहर वाले किसी की मदद करना नहीं आते, क्योंकि इन्हें फेल होने का डर है। लेकिन मुझे मिली ट्रेनिंग कभी फेल नहीं होगी। वो कियारा को संभालते हुए सड़क पर कूद गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े हादसे से कोई बच सकता है। वहीं वेद कियारा को गोद में उठाए हुए भीड़ के बीच से सीधा सामने खड़ी टैक्सी की तरफ भागा और वो जैसे ही टैक्सी खोलकर अंदर बैठा, ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, "ए भाऊ, तू जिंदा कैसे बच गया?" वेद ने उसे हड़का दिया, "अरे तो क्या चाहते हो, वापस जाकर कूदकर मर जाऊं क्या? अब जल्दी पास के कोई हॉस्पिटल चलो, टाइम वेस्ट मत करो।" ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से ट्रैफिक के बीच से निकलने लगा। तब तक वेद ने अपनी शर्ट निकालकर कियारा के सर पर रख दी, जहां से खून बह रहा था। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे चुप नहीं बैठने दिया। "बताओ ना भाऊ, कैसे किया वो हीरो माफिक स्टंट? एकदम मतलब ऐसा लगा जैसे फिल्म का सीन चल रहा हो।" इस सवाल से वेद की आंखों के सामने एक बुजुर्ग का चेहरा घूम गया। "अगर तुम्हारी ट्रेनिंग मेरी जैसी होती तो शायद तुम भी कर लेते।" ये सुनकर ड्राइवर ने कंफ्यूजन से पूछा, कैसी ट्रेनिंग?" "जिंदगी और मौत की। वैसे भाऊ, तुम गाड़ी पर ध्यान दो, कहीं तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी हमारी जान न ले ले।" जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वेद ने फटाक से ड्राइवर को 500 का नोट पकड़ाया और कियारा को अपनी बाहों में लिए दौड़ते हुए अंदर निकल गया। वहां ड्राइवर छुट्टा हाथ में लिए वेद को देखता रह गया। इसके पैरों में चक्के लगे हैं क्या? इतना तेज कैसे भागा, वो भी लड़की को उठाकर? अच्छा, प्यार का मामला होगा, तभी तो जान पर खेलकर लड़की को बचाया। इधर वेद जैसे ही अंदर आया, वो जोर से चिल्लाया, "हेल्प! डॉक्टर कहाँ है?" रिसेप्शनिस्ट चौंकते हुए बोली, "सर, पेशेंट की डिटेल्स दे दीजिए एंड वेट फॉर द डॉक्टर। अभी कोई डॉक्टर इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल नहीं है, मैं दूसरे डॉक्टर को कॉल करती हूँ।" "इतना वक्त नहीं है। ठीक है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस एक प्राइवेट रूम और इक्विपमेंट दे दो, मैं खुद ट्रीटमेंट कर लूंगा, जल्दी करो।" ये कहकर वेद आगे बढ़ा तो रिसेप्शनिस्ट चिल्लाई, "सर, वी कांट अलाउ दिस, ये हॉस्पिटल पॉलिसी का खिलाफ है। आप पेशेंट को स्ट्रेचर पर लिटा दीजिए, डॉक्टर थोड़ी देर में आ जाएंगे।" अब तक कुछ नर्सेस और वार्ड बॉय भी वेद के सामने आकर खड़े हो गए। तब वेद ने कियारा की कंडीशन देखी, उसका काफी खून बह चुका था। वेद ने अब गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, "अगर तुम लोगों की वजह से कियारा को कुछ हुआ तो ये हॉस्पिटल सिर्फ बंद नहीं होगा, इसके नक्शे भी मिटा दूंगा।" वेद की आवाज में ऐसा खौफ था कि अचानक ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। अगर कोई वेद की आंखें देख लेता तो लगता कि शैतान बेकाबू होने वाला है। तभी पीछे से एक काम एंड कॉन्फिडेंट आवाज आई, "लेट हिम थ्रू।" सबकी निगाहें उस आदमी की तरफ घूम गई। हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर राजीव लश्कर तेज कदमों से वेद के पास आए और बोले, "इन्हें जो भी हेल्प चाहिए हम करेंगे, व्हाटएवर ही नीड्स अरेंज फॉर हिम राइट अवे।" वेद को तुरंत इमरजेंसी रूम दिया गया। वो कियारा को लेकर अंदर गया। वही जो डॉक्टर और नर्सेस बाहर थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डीन ने एक मामूली आदमी को एक्सेस कैसे दे दिया। तब एक डॉक्टर ने पूछा, "सर, उस लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है, और आपने उस आदमी को अलाउ कर दिया। अगर कुछ हो गया तो हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा।" डीन लश्कर बोले, "तुम्हें याद है 3 महीने पहले मैं किसी को ढूंढ रहा था जिसने मेरी जान बचाई थी? ये वही मिरेकल डॉक्टर है। इसके जैसा टैलेंटेड डॉक्टर मैंने पूरे करियर में नहीं देखा।" ये कहते हुए डीन 3 महीने पहले की घटना याद करने लगा। उस दिन वेद डिलीवरी देने उनके घर आया था और डीन काफी सीवियर स्ट्रेस में थे। अचानक उनके हार्ट की कंडीशन बिगड़ गई और वो वहीं बेहोश हो गए। सब उनकी हालत देखकर घबरा गए थे, लेकिन वेद ने तुरंत डीन के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट की, एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल टेक्निक से उन्हें ठीक कर दिया। इधर इमरजेंसी रूम के अंदर वेद कियारा की पल्स चेक करने के बाद उसकी हालत को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। मुझसे मिलने के बाद इस कियारा की उम्र जरूर लंबी हो गई है, वरना यह 2 दिन में 2 बार मर चुकी होती। कुछ घंटों तक कंसंट्रेशन के साथ ट्रीटमेंट करते हुए वेद का माथा पसीने से भीग गया था। उसकी सांस धीमी पड़ने लगी थी और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गले के घाव पर पट्टी करने के बाद वो थकान से कांपते हाथों से कियारा की शर्ट के बटन लगा रहा था। तभी कियारा की पलकें धीरे धीरे हिली। कियारा ने आंखें खोली तो देखा कि वेद का हाथ उसकी शर्ट पर है। कियारा ने झटके से उसका हाथ हटाया और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम मेरा फायदा उठा रहे थे?" वेद पहले से थका हुआ था
और कियारा का इल्जाम सुनकर गुस्से में बोला, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? क्या मैं तुम्हें ऐसा घटिया आदमी लगता हूं? कियारा अभी भी ट्रॉमा और कंफ्यूजन में थी। और नहीं तो क्या, मेरी इस कंडीशन में भी तुम ऐसी हैवानियत पर उतर है? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कियारा के शब्द वेद के दिल में कील की तरह चुभे। दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे पीछे होंगे, इसलिए तुम्हें गुरूर है। तुम्हें लगता है सब मर्द तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो वेद कपूर को अट्रैक्ट करे। इसलिए यह ख्याल दिमाग से निकाल दो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला और बड़बड़ाया, एक तो मैडम की जान बचाओ और ताने भी सुनो। वो पिछली रात से सोया नहीं था और इतना थक चुका था कि उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल था। वो बेहोश होने वाला था कि तभी डीन लश्कर ने उसे संभाला और हड़बड़ी में वार्ड बॉय को बुलाया। फिर उन्होंने नर्स को अंदर कियारा का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया। एक नर्स कियारा के पास आई। मैम, आप कितनी लकी हैं, आपके बॉयफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा होता। कियारा मुंह बनाकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? नर्स ने तुरंत मोबाइल निकाला और बोली, ये देखिए मैडम, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। ऐसा तो वही करेगा जो प्यार में होगा ना। आप लोगों का कार एक्सीडेंट वाला वीडियो वायरल हो गया है, सब उन्हें रियल लवर कह रहे हैं। ये कहते हुए उसने फोन आगे किया तो एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में वेद उस लटकती कार पर चढ़ा हुआ था जैसे कोई स्टंट मैन हो। आखिरी सीन देखकर तो कियारा की जान हलक में आ गई। अगर चंद सेकंड्स की देरी हो जाती तो कियारा की जान जा सकती थी। वीडियो के मिलियन व्यूज थे और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, रियल लाइफ सुपर हीरो और दिस इज ट्रू लव। कियारा वीडियो देखकर इतना शॉक थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो बड़बड़ाई, ट्रू लव? वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? नर्स फिर भावुक होकर बोली, मैम, वो आपको कुछ घंटों तक बचाने की कोशिश करते रहे। आपको पता नहीं है कैसे क्रिटिकल कंडीशन थी आपकी, लेकिन आपके लिए तो वो पूरे हॉस्पिटल से भिड़ गए। अभी भी बाहर आए तो इतना थक गए थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो ये सब क्यों करते? नर्स बोलती जा रही थी और कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे वो सब याद आने लगा जब वेद ने उसकी हेल्प की, पहले बोर्ड मेंबर्स के सामने, फिर आग से बचाने के लिए, और अब जान पर खेलकर कार एक्सीडेंट से बचाया। लेकिन क्यों? वो तो ऑलरेडी कार से बाहर आ गया था। फिर मेरे लिए वेद ने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? कियारा की आंखें गिल्ट से नम हो गई। तभी उसे याद आया कि दादी और वेद इशारों में कुछ बात कर रहे थे। तो कहीं दादी को भी तो वेद ने ही नहीं बचाया, इसलिए दादी उसे थैंक यू बोल रही थी। कियारा को सच नहीं पता था, इसलिए अब उससे गिल्ट फील हो रहा था। मैंने जिसे सबसे ज्यादा हर्ट किया वही मेरी जान बचाने वाला निकला और मैं उसे ही शक की नजर से देखती रही। वेद के कहे शब्द कियारा के कानों में गूंजने लगे। कियारा उठने की कोशिश करने लगी तो नर्स ने उसे तुरंत रोका। अरे मैडम, क्या कर रही हो? अभी आप बेड से नहीं उठ सकती। नर्स प्लीज, मुझे एक बार वेद से बात करनी है। नर्स ने उसे समझाया, मैडम वो बगल वाले रूम में ही है, सर के हाथ में चोट लगी है। नर्स ने ट्रीटमेंट कर दिया है, वो बाहर निकलते ही थकान से बेहोश भी हो गए। जब होश में आएंगे आप मिल लेना। यह सुनकर कियारा को और बुरा फील होने लगा, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं कहा। कियारा के लिए वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। अगली सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि आरके इंडस्ट्रीज के गलियारों में गहमा गहमी मच गई। रात को ही सबको मैसेज मिल गया था कि सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग है। आरके इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट समीर सिंह, जो अब तक बोर्ड में शांत रहा करता था, एकदम अलग ही अंदाज में कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। समीर अपनी कुर्सी पर बैठा, सनग्लासेस उतारे और गहरी आवाज में कहा, अब सबको कियारा रायजादा के एक्सीडेंट की खबर मिल ही गई होगी। एक्सीडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बिजनेस डजंट स्टॉप फॉर एनीवन। इन हर एब्सेंस समवन मस्ट लीड। एज वाइस प्रेसिडेंट आई हियरबाय टेक चार्ज ऑफ द कंपनी। सभी मेंबर्स ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि रातों रात बहुत कुछ बदल चुका था। तभी मिस्टर गुप्ता ने पूछा, लेकिन ये टेम्पररी है ना? समीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर था। ऑफ कोर्स, जब तक बोर्ड ऑफिशियली कोई और अनाउंस नहीं करता तब तक। इधर कियारा हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में लेटी थी। तभी सीमा उसके वार्ड में आई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो बहुत टेंशन में थी। मैम, आप ठीक हो ना? कियारा ने हाँ में सर हिलाया। तब सीमा ने राहत की सांस ली और बोली, आप तो ठीक हो, लेकिन कंपनी में सिचुएशन गड़बड़ा गई है।
समीर सिंह ने कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया है। यह सुनकर कियारा का चेहरा चिंता से भर गया। तभी वेद जो कमरे में आ रहा था, उसने उनकी बातें सुन ली। क्या हुआ, अब कौन सा चूहा उछलने लगा? कियारा ने जैसे ही वेद को देखा, उसकी आंखें गिल्ट और शर्मिंदगी से भर गई। पिछली रात जैसे उसने बिहेव किया था, उसके बाद वो वेद से मिलकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब वो उसके सामने खड़ा था तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वहीं वेद के सवाल पर सीमा ने उसे पूरी सिचुएशन बताई। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मैम का कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। वेद की भी भौहें तन गई और उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल उभर आई। डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तब कियारा हैरानी से बोली, वेद वो बाकी बोर्ड मेंबर्स की तरह नहीं है, वो बहुत मैनिपुलेटिव है, और अगर बोर्ड उसके साथ हो गया तो आई कुड लूज एवरीथिंग। वेद ने मन ही मन सोचा, ये सब एक लिंक की तरह कनेक्टेड लग रहा है। कंपनी को करप्शन के जरिए खोखला करना, फिर पैसों की हेरा फेरी, फिर दादी और कियारा का प्लान्ड एक्सीडेंट। आखिर इस सबका मास्टरमाइंड है कौन? वो समीर, यशवंत, या कोई और ही कठपुतली का हत्था पकड़े हुए है? लेकिन कियारा को परेशान देखकर वेद ने अपने दिल की बात नहीं कही, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे समझाया, तुम बस रेस्ट करो। इस छछुंदर समीर की बैंड बजाना अब मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। वेद अब क्या करने वाला था? कैसे निपटेगा वो समीर से? क्या समीर इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी अपने कंट्रोल में कर लेगा? कौन है इस सब साजिश का असली मास्टरमाइंड? जानने के लिए सुनिए पॉकेट एफएम।